सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 16 जून को। तो हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। और परिवार से आपको याद आएगा एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है, इंटरनेशनल फैमिली डे, वो हम 15 मई को मनाते हैं। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और वैसे इस बार G20 समिट को होस्ट कर रहा है भारत। इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या जिसे आप बोलोगे वासुदेव कुटुंबकम। चलो फिर जून महीने के एक बार इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं एक बार फिर। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और यह भी 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया। तो जून के ये इंपॉर्टेंट डेज इनको ऐसे ही याद रखना। जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। तो महीने के एंड में आप देखोगे कि एक ही डे को आप कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज कर चुके होंगे अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स को लेक्चर को पढ़ते होंगे और साथ साथ बोलते भी होंगे जब आपको चीज़ें रिवाइज कराई जाती है। और अगर सेशन अच्छा लगता है, आपको मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने भारत में पहली बार खर्च खाता लॉन्च किया। तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है, आपके खर्चों का सुरक्षित प्रबंधन यानी कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। और फिनो पेमेंट बैंक ने इसके लिए किसके साथ सहयोग किया या किसके साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया, तो फिनटेक हबल के साथ। और ये सुविधा फिनो पे एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगी। फिनो पेमेंट बैंक से आपको याद आएगा एक प्रश्न जो हमने पढ़ा था कि बताओ किस बैंक ने राजस्थान रॉयल्स के साथ डिजिटल समझौता किया था। फिनो पेमेंट बैंक आंसर है उसका। आपको याद है टर्बो यूपीआई को किसने लॉन्च किया, रेजर पे ने। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब शुरू होती है। जीरो बैलेंस अकाउंट वाली योजना आई थी ना, बताओ कब शुरू होती है। बाकी एसबीआई अभी इसने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया था बंगलुरु में। और यस बैंक की नई टैगलाइन क्या है, लाइफ को बनाओ रिच। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने अभी रजनीश कर्नाटक। मैंने आपसे पूछा प्रधानमंत्री जनधन योजना ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस लेखक ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा रामचंद्र गुहा। तो इतिहासकार और लेखक हैं रामचंद्र गुहा जिनकी पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। इसने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। 2023 में ये इसका 20वां संस्करण है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 2003 में ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की याद में की गई थी। बाकी अभी आपको बताए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है ललिता नटराजन ने, बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया ये। प्रिट्जकर पुरस्कार अभी जीता है सर डेविड चिपरफील्ड ने। 32वां व्यास सम्मान जीता 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि 2022 के लिए बताओ सरस्वती सम्मान किसने जीता, तो शिव शंकरी ने जीता है, तमिल लेखक हैं, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना, न्यूज में है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है। तो आंसर होगा अंजदीप। तो INS अंजदीप मतलब भारतीय नौसैनिक जहाज अंजदीप। INS की फुल फॉर्म में होती है ये इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज, और इस जहाज का नाम है अंजदीप। तो अभी इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। ASWC का मतलब क्या हो गया, ASW का मतलब हो गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब ये पनडुब्बियों को खोज खोज कर उन्हें नष्ट कर देता है। और SWC मतलब हो गया शेलो वाटर क्राफ्ट, मतलब ये उथले पानी में छितले पानी में रहने वाला है। तो ये ASW का SWC श्रेणी का तीसरा जहाज है।
तो इसके पहले दो कौन से थे? INS अर्नाला और दूसरा था INS एंड्रॉथ। INS अर्नाला के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इससे एक प्रश्न आपका बनता है डायरेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है, तो आंसर होगा INS अर्नाला। हमने कहा ना, ये पनडुब्बियों को खोज खोज कर चुन चुन कर नष्ट करता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। और ये इस श्रेणी का, इस कैटेगरी का तीसरा है INS अंजदीप। पहला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, INS अर्नाला। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि देश का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है, INS अर्नाला। दूसरा INS एंड्रॉथ और ये तीसरा हो गया। तो इसे आप अर्नाला श्रेणी का तीसरा जहाज भी कह सकते हो। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? गार्डन रिच शिपयार्ड्स में, जो है कोलकाता में। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था, सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज, ये भी अभी चेन्नई से लॉन्च हुआ था, चेन्नई के कट्टुपल्ली से ही, जिसका नाम था संशोधक। इसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, जिसे कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को। और प्रोजेक्ट 75 के बारे में मैंने आपको बताया। इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं इसे। और 6 कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेल्ला और INS वागशीर। 5 बन चुकी है, ये 6ठी बनना बाकी है, INS वागशीर। और वरुणास्त्र के बारे में आपने पढ़ा था। क्या है वरुणास्त्र? ये हैवी वेट टॉर्पिडो है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान जरूर रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो यहाँ पे बात हो रही है IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की, जिसकी स्थापना 1930 में होती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। ब्रुसेल बेल्जियम आपको याद आया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी हेडक्वार्टर है। तो इसकी स्थापना पूरे विश्व में प्रशासनिक सुधार के लिए होती है। अब 2025 में इसका वार्षिक सम्मेलन ये भारत में होगा। और भारत में कहाँ पे? केरल के कोच्चि में होगा, जो हमारे लिए बड़ी बात है। और उसमें इसकी थीम होगी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आप जानते हो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा दिवस हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। अच्छा, 2025 में और भी कई इवेंट हैं जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। आपको मैं याद दिलाऊं तो जो नेपाल है, इसने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। और 2025 तक हमारे पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा। और ये रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। और 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का हमारा लक्ष्य है? 220। और 2025 में ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप है, वो भारत में होंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 वाला होगा ब्रिटेन में। और ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर होगा। वैसे साउथ कोरिया ने भी कहा था कि वो 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ सिटी बनाएगा। वैसे हमारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भी 2025 ही है। और हिमाचल प्रदेश ने भी कह दिया कि वो 2025 तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखता है। और सम्मेलन से याद आएगा, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2023 में अध्यक्षता ये कर रहा है भारत। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अभी इसका 9 नंबर का सदस्य देश बना है ईरान। भारत वैसे अभी 2023 में G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। 18वां इसका संस्करण है, जिसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम। और इसमें शेरपा है अमिताभ कांत। 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो साउथ अफ्रीका के पास है। ऐसे याद रखो, 2021 में भारत के पास थी, वो 13वें नंबर की थी। फिर चाइना के पास 2022 में थी 14वें नंबर की। और अब 2023 में साउथ अफ्रीका के पास है 15वें नंबर की। अगले साल 2024 में ब्राजील के पास चली जाएगी। ऐसे चलता है। और अभी G7 की अध्यक्षता ये हुई थी, आपको पता है ना, हिरोशिमा जापान में, जहाँ पे क्वाड समिट का भी आयोजन किया गया। वैसे क्वाड समिट इस बार ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन कहाँ पे हो गई? यहीं पे, जापान में हो गई। कारण मैंने आपको समझाया भी था। और अभी कोप 28 का आयोजन कहाँ पे होना है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। पिछले साल कोप 27 का आयोजन हुआ था इजिप्ट में, इजिप्ट के शर्म अल शेख में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जून 2023 में किस देश में आयोजित कोमोडो नौसैनिक अभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया?
तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है कोमोडो एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? इंडोनेशिया के मकासर में। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है। मतलब इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से भारत भी एक देश है। और इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया। वैसे अगर बात करोगे भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति होती है और समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। देखो, इंडोनेशिया की नई कैपिटल बन चुकी है। अभी तक इसकी कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन इसकी नई कैपिटल क्या है? नुसंतारा है। कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय है। आपको याद है अभी 2023 में आसियान समिट की अध्यक्षता की है इंडोनेशिया ने। कौन से नंबर की? 42वें, 42 नंबर की। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। पिछले साल 2022 में G20 की अध्यक्षता ये इंडोनेशिया के पास थी। वैसे इस बार G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, भारत के पास है। कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। और कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी यहाँ पे हैं, जैसे कि माउंट सिनाबुंग हो गया, माउंट मेरापे हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया, माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया। ये आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे, इनको ध्यान रखना। अभी आपको याद है भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ये ओमान की खाड़ी में हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से INS तरकश और राफेल विमान ने हिस्सा लिया था। अभी सऊदी अरब के साथ भारत ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास भी किया था सऊदी अरब में। और अभी मालदीव के साथ हमने एक्यूवेरिन और मालदीव के साथ ही एक था मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया। अभी यूके के साथ अजय वॉरियर एक्सरसाइज किया। यूके के साथ कोंकण अभ्यास भी किया हमने। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किया। कोप इंडिया एक्सरसाइज हमने अमेरिका के साथ में किया है। अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ, राजस्थान में। और अभी फ्रांस के साथ फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किया हमने। और 20 अफ्रीकी देशों के साथ भारत ने F इंडेक्स एक्सरसाइज किया। पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में डस्ट लेक एक्सरसाइज किया हमने उज्बेकिस्तान के साथ में। अभी इजिप्ट के साथ पहला एक्सरसाइज किया हमने साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में। अभी तक हम मतलब इस साल में जापान के साथ 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, वीर गार्जन और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज, दोनों जापान में किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन एप्पल अवार्ड की, जो कौन देता है? लंदन की एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और अभी ये तेलंगाना के 5 इमारतों को दिया गया है। और इस तरह तेलंगाना पहला राज्य बन गया है ये अवार्ड पाने वाला। तो अभी तेलंगाना की 5 इमारतों को ये अवार्ड दिया गया है और इस तरह तेलंगाना पहला राज्य बन गया है ये अवार्ड पाने वाला। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला था? हैदराबाद को। जबकि वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मिला था मुंबई को। और अब ये ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है तेलंगाना को। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और अब CSE रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पे था। और तेलंगाना के सिद्दीपेट में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है। अभी तेलंगाना सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल को शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना ने। और बताओ अभी किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए हैं? तो बड़े राज्यों में तेलंगाना आंसर होगा, तो छोटे राज्यों में सिक्किम। अभी तेलंगाना ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी हाइट 125 फीट है, हुसैन सागर झील के किनारे ये। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया था। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान मिलेगा हैदराबाद में। वैसे बाजरे को श्री अन्न कहते हैं हम। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा है।
और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और 39 नंबर की हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर है, ये भी आपको तेलंगाना में मिलेगी। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कृषि महोत्सव जिसको कहते हैं रजा पर्व या रज पर्व आप इसे बोल दीजिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और इस रज पर्व को मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि महोत्सव है जो 3 दिनों तक मनाया जाता है। आप कह सकते हो ये मानसून के आने का प्रतीक है और इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। इसमें धरती माता के 3 दिन के मासिक चक्र होते हैं। तो इन 3 दिनों में ना तो खेतों में जुताई होती है, ना खुदाई वगैरह होती है। और इन 3 दिनों को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पहले दिन को पहली रजा बोलते हैं या रजा संक्रांति बोलते हैं। दूसरे दिन को माझी रजा बोल दीजिए या फिर मिथुन संक्रांति बोलते हैं। और तीसरे दिन को बसी रजा या भूदाहा कहते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया मैंने। वैसे सिंपल सा याद रखो, रजा पर्व इसका आयोजन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। वैसे उड़ीसा में और भी कुछ महोत्सव उत्सव हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव, धानु जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे होती है, छऊ उत्सव मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन यहाँ पे होता है। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया? नहीं पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा परिणीता चोपड़ा को। मतलब इन तीनों को बनाया है। तो रिलायंस रिटेल का ये ब्यूटी कंपनी है रिलायंस तीरा, जिसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। मतलब पहली बार बनाया इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर। किसे किसे? सुहाना खान को, करीना कपूर खान और कियारा आडवाणी को। तो ये ध्यान रखना। बाकी हमने पढ़ा था एक प्रिंटर कंपनी है एप्सन इंडिया, इसने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी हमने पढ़ा था गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनी थी आलिया भट्ट। जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋतिक रोशन। अभी रैंगलर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी स्मृति मंधाना। और अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर बनाया सानिया मिर्जा को। सचिन तेंदुलकर, ये महाराष्ट्र ने अभी मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था। और सचिन को अभी सेवेलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर भी बनाया था। और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया आयुष्मान खुराना को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश की बल्लेबाज है नाहिदा खान? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीनियर बल्लेबाज नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने सभी फॉर्मेट में 100 से अधिक मैचों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। इनका नाम ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया? 15 जून को। फिर बताओ, हरियाणा सरकार ने अपने पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितनी मासिक पेंशन देने की घोषणा की? 10,000 रुपये। फिर बताओ, अभी कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अनुकूल शहर, फ्रेंडली शहर बताया गया? टोरंटो को। और अनफ्रेंडली किसे बताया था? घाना को। फिर बताओ, अभी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर बने कौन? उत्तम लाल। फिर बताओ, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फिर बताओ, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, सर्वे वेसल्स लॉन्च प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा संशोधक। फिर बताओ, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मेक मैककार्थी का निधन हो गया। वे किस देश से थे? अमेरिका। फिर बताओ, अभी लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांता दास को। और आखिरी प्रश्न है कि अभी किस राज्य में आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। और गाइस, एक बार फिर से याद दिला दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपके स्टडी ग्रुप हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को वहाँ पे शेयर कर देना। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों के लिए ये वीडियो तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी बना करके दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी क्विज, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का। अब होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता, तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। किसे हराया था? पश्चिम बंगाल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।